नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो आने वाले कल की पूरी दुनिया का आर्थिक और भौगोलिक नक्शा बदल सकती है। जरा सोचिए, इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज स्टेट अचानक से बच्चों को लेकर इतना परेशान क्यों हो गया है कि उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था ही डर गई है। ओके, चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जरा इस अजीब सच्चाई पर गौर कीजिए। आजकल चीन में सरकारी अधिकारी सीधे जवान महिलाओं को फोन घुमा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, हे, शुडंट यू बी गेटिंग प्रेग्नेंट राइट नाउ? यानी क्या अभी तक आपको गर्भवती नहीं होना चाहिए था? देश की आबादी बढ़ाना अब एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक नेशनल इमरजेंसी और नया देशभक्ति का फर्ज बन गया है। तो इस एक्सप्लेनर में हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, द पैनिक ओवर बेबीज। दूसरा, द वन चाइल्ड पॉलिसी। तीसरा, द डिपेंडेंसी रेशियो। चौथा, द डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। और आखिर में 5वां, सिस्टम वर्सेस द नेशन। इनके जरिए हम उन हिस्टोरिकल मिस्टेक्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझेंगे जो इस पूरे संकट की जड़ हैं। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। 1, द पैनिक ओवर बेबीज, यानी बच्चों को लेकर घबराहट। आज चाइनीज सरकार की पूरी मशीनरी ने अचानक अपना रुख बदल लिया है और सिर्फ एक ही दिशा में जोर लगा रही है, और वो है किसी भी तरह से जन्म दर को बढ़ाना। सरकार आखिर कितनी बेचैन है, इसका अंदाजा इन नए और अजीबोगरीब इंसेंटिव से लगाया जा सकता है। जल्दी शादी करने पर सब्सिडीज और डायरेक्ट कैश हैंडआउट्स बांटे जा रहे हैं। फ्री चाइल्ड बर्थ सर्विसेज और प्री स्कूल की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो उन्हें स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स में बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं। और हाँ, शायद सबसे हैरान करने वाला कदम, कॉन्डम्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये सारी डेस्परेट कोशिशें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 2022 में ऑफिशियली चाइना की आबादी ने घटना शुरू कर दिया है। अब यहाँ दुनिया भर का स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी देखना बड़ा दिलचस्प है। आमतौर पर होता यह है कि किसी भी देश की जन्म दर तब गिरती है जब वो देश आर्थिक रूप से अमीर और विकसित हो जाता है। ऐसे अमीर देशों के पास इस बदलाव को सहने के लिए एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट होता है। लेकिन चाइना का रास्ता बिल्कुल अलग रहा है। चाइना में देश के अमीर होने से कई दशक पहले ही जन्म दर गिर गई। ये देश एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल आउटलायर बन गया है। मतलब अमीर देशों जैसा डेमोग्राफिक डिक्लाइन तो आ गया है, पर उसको संभालने के लिए विकसित इकोनॉमी वाली आर्थिक सुरक्षा वो अभी तक नहीं बन पाई है। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि आबादी में आई ये तेजी से कमी आखिर हुई क्यों। दूसरा हिस्सा, 2, द वन चाइल्ड पॉलिसी, एक ऐसी ऐतिहासिक गलती जिसने सब बदल दिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 के दशक में एक आम परिवार में औसतन 6 से 7 बच्चे होते थे। लेकिन फिर अर्ली 1960s में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक पॉलिसी आई, जिसकी वजह से आई भयंकर भूखमरी ने करीब 45 मिलियन लोगों की जान ले ली। जब ये भूखमरी खत्म हुई तो 1960s के आखिर में एक बहुत बड़ा बेबी बूम आया। लोग अचानक बहुत सारे बच्चे पैदा करने लगे। अब इस आबादी बढ़ने के ट्रेंड को देखकर वहाँ की लीडरशिप बुरी तरह घबरा गई, और इसी घबराहट का सीधा नतीजा था 1979 में आई कठोर वन चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन एक सवाल आता है कि सरकार आखिर इतनी डर क्यों गई थी? एक मिसाइल साइंटिस्ट ने ये डरावना अनुमान लगाया था कि चीन की आबादी आगे चलकर 4.5 अरब यानी 4.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी और सारे रिसोर्सेज कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये अनुमान एक मिसाइल साइंटिस्ट का था, किसी समाजशास्त्री या सोशियोलॉजिस्ट का नहीं। क्योंकि उस वक्त सरकार में ज्यादातर लोग इंजीनियर थे, उन्होंने इस मैथमेटिकल अनुमान पर अंधा भरोसा कर लिया और राष्ट्र के स्तर पर एक बेहद कठोर मैथमेटिकल फैसला ले लिया। इस फैसले को लागू करने का तरीका बेहद आक्रामक था। इस नीति को जमीन पर उतारने के लिए शॉक ब्रिगेड्स बनाई गई। आंकड़े सुनकर हैरानी होती है, सिर्फ पहले साल में ही 14 मिलियन महिलाओं का जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया। 16 मिलियन महिलाओं की पहले साल ही जबरदस्ती नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन की गई। अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए तो 300 मिलियन से ज्यादा अबॉर्शंस कंडक्ट किए गए। और 1989 आते आते हालात ये थी कि बच्चा पैदा कर सकने वाली हर 3 में से एक शुद्धिशुदा महिला की नसबंदी कर दी गई थी। एक देश द्वारा अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया ये फोर्स सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो अब वापस आज के समय पर आते हैं और उस आर्थिक मैट्रिक की बात करते हैं जिसने वर्तमान नेतृत्व की नींद उड़ा रखी है। तीसरा हिस्सा, 3, द डिपेंडेंसी रेशियो,
इसे हम एक मैजिक नंबर कह सकते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो का बड़ा सीधा सा मतलब है उन नॉन वर्किंग डिपेंडेंट्स की संख्या, जैसे बच्चे और बुजुर्ग, जिनका खर्च और देखभाल हर 100 काम करने वाले वयस्कों यानी वर्किंग एज अडल्ट्स को उठाना पड़ता है। अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है देश में कमाने वाले हाथ ज्यादा हैं और यही चीज़ एक भारी मात्रा में एक्सेस प्रोडक्टिविटी पैदा करती है, जिससे सड़कें बनती हैं, शहर बसते हैं और इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम करती है। अगर हम आज के समय की बात करें तो चाइना का वर्तमान बैलेंस बेहद हेल्दी है। उनके पास लगभग 980 मिलियन काम करने वाले लोग हैं और उन पर निर्भर होने के लिए सिर्फ 236 मिलियन बच्चे और 204 मिलियन एल्डरली रिटायरीज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज वहाँ हर एक निर्भर व्यक्ति के पीछे लगभग 4.5 काम करने वाले लोग मौजूद हैं। ये आंकड़ा फिलहाल बहुत शानदार दिखता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सबसे जरूरी बात यह है इस मैजिक नंबर को दूसरे देशों से तुलना करके देखना है। चाइना का स्कोर अभी 45 पर है और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी इतनी विशाल बनी हुई है। लेकिन इसके मुकाबले फ्रांस को देखिए, जहां ये रेशियो 63 है और इसकी वजह से वहां एक नेशनल क्राइसिस खड़ा हो गया है, क्योंकि पेंशन और हेल्थ केयर का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। और जापान का नंबर तो 70 तक पहुंच गया है, जहां राष्ट्रीय पतन यानी फुल ब्लोन नेशनल डिक्लाइन का दौर चल रहा है। लेकिन चाइना का ये हेल्दी दिखने वाला स्कोर एक बहुत बड़े धोखे जैसा है। हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, 4 द डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब, क्योंकि ये आंकड़ा एक भयंकर एक्सप्लोजन के कगार पर खड़ा है। इस पूरी समस्या की जड़ अपसाइड डाउन फैमिली यानी उल्टे परिवार का कॉन्सेप्ट है। जरा चीन में आज 30 साल के एक आम नागरिक की जिंदगी के बारे में सोचिए। ये बिल्कुल किसी टीवी नाटक की उलझी हुई कहानी जैसी बन गई है। 2 काम करने वाले पेरेंट्स हैं जिन्हें अपने 4 बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स की रिटायरमेंट और हेल्थ केयर की देखभाल करनी है, और आगे चलकर उनका जो एकलौता बच्चा होगा उसके अकेले कंधों पर इन सभी का फाइनेंशियल बोझ कंपाउंड होकर आएगा। सिर्फ इकलौते बच्चों का एक पूरा देश इस तरह निर्भर बुजुर्गों का एक उल्टा पिरामिड बना रहा है। यूनाइटेड नेशंस के ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। इस प्रोजेक्शन टेबल को देखिए। साल 2024 में जहां चाइना का रेशियो 45 है और उनकी इकोनॉमी मजबूत दिखती है, वहीं 2050 आते आते ये आंकड़ा सीधा 70 हो जाएगा, बिल्कुल आज के जापान के बराबर। और कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। 2075 आते आते ये रेशियो 99 को छू लेगा, जहां देश की इकोनॉमी पूरी तरह से निचोड़ जाएगी, और 2100 तक ये संख्या 128 होगी, यानी हर 100 काम करने वालों पर 128 निर्भर लोग। ये सीधे तौर पर किसी भी सिस्टम के पूरी तरह कोलैप्स होने का इशारा है। साल 2100 आते आते हालत ये होगी कि रिटायर हो चुके लोगों की संख्या काम करने वाले वयस्कों की संख्या से करोड़ों में ज्यादा होगी। सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। खाली होते शहर, खत्म होते हुए संसाधन और देश का लगभग सारा पैसा सिर्फ मेडिकल केयर पे खर्च होना। और इतिहास का एक बड़ा डरावना ट्रेंड ये भी दिखाता है कि जब किसी बड़ी ताकत का डेमोग्राफिक और आर्थिक पतन होता है, जैसा कि आज हम रशिया में देख रहे हैं, तो वहाँ का सिस्टम अक्सर बेहद पैरानॉइड और ग्लोबली आक्रामक हो जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या इस डेमोग्राफिक ट्रैप से निकलने का कोई रास्ता है चाइना के पास? 5वां और आखिरी हिस्सा, 5 सिस्टम वर्सेस द नेशन। पहले हमने जिन इंसेंटिव्स की बात की थी, तो क्या सिर्फ पैसा फेंकने से बच्चे बढ़ाए जा सकते हैं? इस $20 बिलियन के आंकड़े पर गौर कीजिए। साउथ कोरिया ने सब्सिडीज और कैश हैंडआउट्स पर इतनी विशाल रकम खर्च की, लेकिन उनकी आबादी में कोई सुधार नहीं आया। ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी बात साबित करता है। एक ताकतवर स्टेट लोगों को जबरदस्ती बच्चे पैदा ना करने पर तो मजबूर कर सकता है, लेकिन वो किसी को बच्चे पैदा करने के लिए ना तो खरीद सकता है और ना ही मजबूर कर सकता है। जब कैश और सब्सिडीज काम नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर में सिर्फ एक ही प्रूवन वर्क अराउंड काम करता है, और वो है इमिग्रेशन यानी प्रवासन। यूनाइटेड स्टेट्स का ही उदाहरण लीजिए। वहाँ 15% लोग इमिग्रेंट हैं, जो काम करने की उम्र में देश में आकर जनसंख्या के गणित को स्टेबल कर देते हैं। लेकिन चाइना का आंकड़ा बेहद अलग है। वहाँ सिर्फ 0.1% इमिग्रेंट आबादी है। वहाँ का माइग्रेशन रेट कम्प्लीटली नेगेटिव है। वर्तमान में वहाँ फैक्ट्री में करीब 30 मिलियन नौकरियां खाली पड़ी हैं। बाहर के लोग वहाँ आकर काम करना भी चाहते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के चलते चाइना बाहरी लोगों को आने ही नहीं देता।
और इसीलिए आज वहाँ के नेतृत्व के सामने एक सबसे बड़ी दुविधा आ खड़ी हुई है। उन्हें इन दो रास्तों में से कोई एक चुनना ही होगा। पहला, प्रिजर्व द सिस्टम, यानी शून्य प्रवासन और पार्टी का पूरा नियंत्रण बनाए रखना, लेकिन इसकी कीमत होगी भयानक कोलैप्स, जिससे पूरा देश इतिहास का सबसे बड़ा नर्सिंग होम बन जाएगा। या फिर दूसरा रास्ता, सेव द नेशन, यानी इकोनॉमी को बचाने के लिए बॉर्डर्स को खोलना और इमिग्रेशन को अलाउ करना, जिससे डेमोग्राफिक स्टेबल हो जाएं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल प्योरिटी के साथ समझौता करना पड़ेगा। एक सिस्टम अपनी पॉलिटिकल पहचान बचाएगा या फिर अपनी आबादी और आने वाले कल को। इन दोनों रास्तों के बीच का चुनाव ही उनका आने वाला वक्त तय करेगा। इस एक्सप्लेनर को हम यही विराम देते हैं एक आखिरी और बेहद अहम सवाल के साथ। क्या द चाइनीज सेंचुरी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा खतरा समझा जा रहा था, वो ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।